A very warm good morning to our YouTube channel eNursing Point. So today our topic is snake bite. So first of all we will see the epidemiology of the snake bite. So according to WHO, among one of the negligent topical disease है ये snake bite. तब इसे मतलब कि तो वन ऑफ द नेग्लिजेंट टॉपिकल डिजीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO जो 2017 में WHO ने एक रिसर्च करी थी, इसे स्नेक बाइट को बहुत ही ज़्यादा जो टॉपिकल एरिया है वहाँ पे नेग्लेक्ट करा जाता है। दूसरा, ये एस्टिमेट किया है कि अराउंड 5.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड में स्नेक से बाइट होते हैं पर ईयर। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है स्नेक बाइट का वो नॉन वेनमस स्नेक है। नॉन वेनमस स्नेक मतलब जो सांप उतने जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। रफली जो है 3700 नोन स्पीशीज़ है हमारी स्नेक्स वगैरह की, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% जो है हम कंसिडर करते हैं कि जो है ह्यूमन के लिए डेंजरस है, वेनमस है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ज़्यादातर लोग हैं जब स्नेक उन्हें बाइट करते हैं तो वो स्नेक के वेनम से ज़्यादा वो एंजाइटी से और अच्छी ट्रीटमेंट ना मिलने से, टाइम पे ना पहुंचने से उनकी डेथ होती है, एज़ कंपेरिजन टू द कि सीवियरिटी ऑफ द स्नेक वेनम। स्नेक का वेनम उतना डेंजरस है, सीवियर नहीं होता है जितना जो इंसान है वो एंजाइटी वगैरह से डर के मर जाता है। तो नंबर ऑफ जो स्नेक की जो बाइट से जो डेथ होते हैं उसका मेनली 3 रीज़न है, ठीक है। पहला रीज़न क्या है, लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विस वगैरह है वहाँ इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि अगर कोई स्नेक वेनम का पर्सन आ रहा है, ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, तो उसको इतनी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके हम कि पेशेंट बच जाए। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन मिथ्स, मतलब कि अभी भी बहुत सारे ये हैं कि आप झाड़ फूक वगैरह के पास या चले जाइए या फिर कोई ट्रेडिशनल या घरेलू उपाय कीजिए। नहीं, हमें क्या करना, अगर स्नेक बाइट कर रहा है तो हमें सबसे पहले तो रीएश्योर करना है पेशेंट को। उसके बाद हमें क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल हमें पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। तीसरा है लैक ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स। तो ये 3 मेन रीजंस है कि कहीं पे भी जो स्नेक बाइट में जो डेथ वगैरह देखा जाता है वो क्यों मिलता है। पहला, लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। दूसरा, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन मिथ्स। और तीसरा, लैक ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स। अब देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्नेक बाइट। तो जो स्नेक है, तो जैसे स्नेक है तो स्नेक के पास जैसे नॉर्मल, जैसे हम ह्यूमन्स हैं तो हम पे क्या होते हैं, पैराटिड ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा वगैरह का प्रोडक्शन करती है। तो वैसे ही जो स्नेक होती है उनमें भी ऐसे पैराटिड ग्लैंड्स ही हम इसे कह सकते हैं, पैराटिड ग्लैंड्स या फिर वेनमस ग्लैंड्स इन्हें हम कहते हैं। तो इनसे क्या होता है, वेनम का सिक्रीशन होता है और ये फिर वेनम ये फैंग्स में जाती है और उससे वो इंजेक्ट कर देता है पेशेंट जो मेनली जो ह्यूमन होते हैं उसमें अपना वेनम। तो ये है स्नेक के हम वेनम ग्लैंड को मतलब एज अ सलाइवा ही तो है ये, पर ये क्या है, एक मॉडिफाइड सलाइवा है जो वेनम है। तो स्नेक क्या है, स्नेक के पास पैराटिड ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम पॉइजनस या विनमस ग्लैंड्स भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, सिक्रीट करता है पॉइजन को। पॉइजन क्या है, एक टाइप का स्नेक के लिए एक मॉडिफाइड सलाइवा है जो क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है ह्यूमन में थ्रू ग्रूव्स या फिर उसके जो ट्यूबुलर फैंग्स हैं, ये फैंग्स, इनके इसके थ्रू वो किसी भी ह्यूमन में अपना वेनम वगैरह इंजेक्ट कर देता है। अब दूसरा ये पॉइंट ये है कि स्नेक बाइट क्या है, एक्सीडेंट है, कोई मिसफॉर्च्यून नहीं है। मतलब कि बहुत सारे जो स्नेक बाइट को लेके बहुत सारे बिलीफ और फॉल्स मिथ है कि सांप ने काट दिया इसका मतलब कि कुछ
बुरा किया है, या फिर नाक, जैसे बोलते थे ना कि सांप के एक एक जोड़े में से एक को मार दिया तो अब दोबारा आ रहा है। तो पहले बहुत सारी बिलीफ और मिथ्स हुआ करती थी। तो पर ये क्या है कि स्नेक बाइट एक एक्सीडेंट है, जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई फायर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट होते हैं, स्नेक बाइट को भी हमें ऐसा एज एन एक्सीडेंट लेना चाहिए, नॉट एज अ मिसफॉर्च्यून। सीवियरिटी ऑफ द स्नेक बाइट ये बेस्ड होता है किस किस पे, लोकेशन ऑफ द स्नेक बाइट, किस स्नेक ने कहाँ पे बाइट किया है, लोकेशन क्या है। अगर वो हार्ट वगैरह के ज़्यादा पास है उसकी लोकेशन, तो वो कार्डियोटॉक्सिक वगैरह करने में जल्दी कर देगा। एक्सट्रीमिटीज़ में है तो थोड़ा लेट में होगा। टिश्यू एब्जॉर्ब ऑन द बेस ऑफ द टिश्यू भी, जो फैट होते हैं वो एज अ मस्कुलर टिश्यू से कम जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। साइज एंड वेट ऑफ द विक्टिम और फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द विक्टिम। जब बोला जाता है कि अगर स्नेक ने बाइट कर दिया तो पेशेंट को डायरेक्टली इमोबलाइज कर दो, कि पेशेंट एकदम इमोबलाइज होगा। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते रहेगा फिर भी, तो सर्कुलेशन जल्दी जल्दी होगा और वेनम का सर्कुलेशन ब्लड में जल्दी होगा, जिसकी वजह से हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि हु आर एट द रिस्क ऑफ द स्नेक बाइट। सबसे ज़्यादा कौन लोग जो है स्नेक बाइट के रिस्क में हैं। सबसे पहले है फार्मर्स वगैरह, कंस्ट्रक्टर्स, वर्कर्स, लेबर्स, हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए अगर कोई जा रहा है तो भी रिस्क में रहते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स और चिल्ड्रंस मोर अफेक्टेड होते हैं देन अडल्ट्स, क्योंकि उनकी स्मॉल बॉडी मास होता है, साइज़ छोटा होता है, तो सर्कुलेशन में जो वेनम है वो जल्दी पहुंचेगा और अपना साइनो सिम्टम्स और अपने कॉम्प्लिकेशन जल्दी कॉज करेगा। अब इंडिया में जो मैं मेनली इंडिया की बात करूँ, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो जैसे इंडिया में भी मोस्ट पॉइजनस जो होते हैं वो 4 ही टाइप के स्नेक होते हैं। ये तो हमने हमेशा कभी अपने बचपन में देखा होगा, इंडियन कोबरा पहला। दूसरा होता है कॉमन क्रेट, ये इसकी पूरी ब्लैक बॉडी होती है, उसमें ऐसे वाइट वाइट ये पैटर्न में होता है। तीसरा है सॉ स्केल्ड वाइपर और चौथा है रसल वाइपर। तो ये 4 मेन तरह के जो होते हैं स्नेक, ये मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट पॉइजनस, मोस्ट डेंजरस स्नेक है जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, तो पहला जो मैंने बताया था कोबरा, तो ये वाला है हमारा कोबरा, इंडियन कोबरा। दूसरा था कॉमन क्रेट। तीसरा था सॉ स्केल्ड वाइपर और चौथा था रसल वाइपर। तो ये सॉ स्केल्ड वाइपर है और ये है रसल वाइपर। तो ये 4 मेन जो स्नेक है वो पाए जाते हैं इंडिया में। इनमें से वैसे तो मोस्टली अगर हम जब तक सांप को छेड़ेंगे नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, तो सांप काटता नहीं है। पर जो ये क्रेट है, ये एक ऐसा लौता सांप है जो इंसान को सोते हुए काटता है, और इसके काटने से कोई जल्दी से साइनो सिम्टम्स दिखते भी नहीं हैं, और इसके काटने से कोई ऐसे निशान वगैरह भी नहीं पड़ते, तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो अब अगर हमारे पास सांप है, अगर देख रहे हैं हम, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये सांप पॉइजनस है और ये सांप पॉइजनस नहीं है। तो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे अगर जो सांप नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है, तो उस सांप की जो प्यूपल्स होंगी वो ऐसी राउंड होंगी, एज कंपेरिजन टू द जो पॉइजनस स्नेक होगा, जो विनमस स्नेक होगा, उसकी ऐसी एलिपिटिकल प्यूपल्स होंगी। एलिपिटिकल प्यूपल कैसे, मतलब कि जैसे कैट वगैरह की प्यूपल्स भी होती है, तो ऐसी प्यूपल्स रहेंगी उनकी, और इसकी राउंड प्यूपल होगी। दूसरा पॉइंट, जो ये नॉन वेनमस या नॉन पॉइजनस स्नेक होगा, इसका ऐसा राउंड नाउट होगा, और जो वेनमस वाले का होगा ऐसा पॉइंटेड।
तीसरा, जो वेनेमस स्नेक होता है उसकी एक खास बात होती है कि नाक और आँख के बीच में इसमें हीट सेंसिंग पिट प्रेजेंट होता है, जबकि जो वेनेमस नॉन वेनेमस स्नेक होता है उसमें कोई भी हमें ऐसा हीट सेंसिंग पिट नहीं देखने को मिलता है। फर्दर अगर हम बाकी डिफरेंस की बात देखें तो जो नॉन वेनेमस स्नेक है उसके जो ऐसा हेड है वो ट्रायंगुलर होगा, ऐसे ट्रायंगुलर हेड होगा, बट वो ब्रॉड नहीं होगा इतना। जो वेनेमस स्नेक होगा उसका बहुत ही ब्रॉड और स्किनी नेक प्रेजेंट होगी। जो नॉन वेनेमस स्नेक होगा, अगर मैं टेल की बात करूँ तो इसकी टेल ऐसी पॉइंटेड होती है नॉन वेनेमस की, और थिन होती है बहुत। और इन कंपैरिजन टू अगर जो वेनेमस स्नेक होता है उसकी जो टेल होती है वैसे ब्लंट टेल होती है वेनेमस स्नेक की। अब मैं मार्क की बात करूँ तो अगर कोई ऐसा नॉन वेनेमस नॉन पॉइजनस स्नेक पेशेंट को काटेगा तो उसमें ऐसे निशान देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे स्क्रैच मारे हैं। पर जो वेनेमस स्नेक होगा उसमें हमें पॉइंटेड ऐसे दो फैंक्स मार्क दिखते हैं। हेड, तो इसमें इसका हेड कैसा है, ब्रॉड है, तो इसका मतलब ये वाला सांप हमारा वेनेमस है। इसका हेड कैसा है, उतना ब्रॉड नहीं है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नॉन पॉइजनस है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये दो ऐसे जो फैंग है उसके मार्क्स है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसे स्क्रैच वगैरह मारा है, तो ये नॉन वेनेमस स्नेक वो है। तो हमने क्या क्या देखा, वेनेमस और नॉन वेनेमस। तो ऐसे में अगर मैं पहले मैं वेनेमस का बता देती हूँ, तो वेनेमस में पहला अगर मैं आई की पीपल की बात करूँ तो इसमें राउंड है। नॉन वेनेमस में कैसे था, एपी एलिपिटिकल प्यूपिल। नॉन वेनेमस की अगर मैं आइज़ और नोज़ के बीच में पिट की बात करूँ तो ऐसा कोई भी हीट सेंसिंग पिट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि जो वेनेमस स्नेक होता है उसमें हीट सेंसिंग पिट प्रेजेंट होता है। हेड की बात मैं करूँ तो नॉन वेनेमस या नॉन पॉइजनस जो स्नेक होता है उसका हेड ट्रायंगुलर होता है पर उतना ब्रॉड नहीं होता है। वेनेमस का एक बहुत ही ब्रॉड और स्किनी में नेक देखने को मिलता है। अगर मैं टेल की बात करूँ, जो नॉन वेनेमस स्नेक होते हैं उनकी टेल थिन होती है और पतली होती है, ठीक है, एंड से, जबकि जो वेनेमस वाला स्नेक है उसकी ब्रॉड टेल होती है। मार्क्स की मैं बात करूँ तो जो वेनेमस स्नेक होता है उसमें हमें ऐसे फैंग मार्क्स देखने को मिलते हैं, और नॉन वेनेमस स्नेक में हमें ऐसा लगता है किसी ने ऐसे स्क्रैच मारा, खरोच। अब देखते हैं स्नेक वेनम कि जो सांप का जहर होता है, जो मैं बार बार वेनम वेनम बोल रही हूँ, तो आखिरकार ये वेनम है क्या। तो वेनम क्या है, ये प्रोटीन प्लस एंजाइम से मिलके बना है, ठीक है। वो कैसे प्रोटीन और कैसे एंजाइम, टॉक्सिक प्रोटीन एंड टॉक्सिक एंजाइम। मेनली प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल की जो वॉल है उसको बनाने में हेल्प करती है, जो सेल को क्या बोलते हैं, डेथ से और उससे प्रिवेंट करती है। पर यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे टॉक्सिक प्रोटीन है, तो क्या करेंगे, सेल के फंक्शन को, सेल वॉल को डिस्टर्ब करेंगे और उसको वो कर देंगे, रैप्चर करेंगे, जिससे क्या होगा, सेल की अल्टीमेट डेथ करेगा ये वेनम में जो प्रोटीन प्रेजेंट है। और दूसरा एंजाइम, तो एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स करेगा, जिसकी वजह से जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, ये सारे एंजाइम्स ही हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह, एसिटाइल कोलिन हो गया, और जो ये सारे एंजाइम होते हैं, कोई हार्ट रेट बढ़ाता है, कोई ग्लैंड्स में सिक्रीशन बढ़ा रहा है, कोई कम कर रहा है, ठीक है, कोई पिपिलरी जो आई है उसमें मसल्स में
जो हमें मूवमेंट्स वगैरह देखने को मिलती है वो कराता है। तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम ये सब केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बीपी लो देखने को मिलती है, वॉमिटिंग वगैरह। अब वेनम के टाइप क्या होते हैं, अभी तो हमने देखा वेनम क्या है। तो वेनम क्या है, एंजाइम प्लस प्रोटीन से मिलकर हमें वेनम बनता है। पर वो एंजाइम और प्रोटीन कैसे प्रोटीन होते हैं, टॉक्सिक। मेनली जो प्रोटीन है उसका क्या काम होता है, सेल के फंक्शन को और सेल को बना के रखना और उसे रप्चर वगैरह से बचाना और उसकी डेथ से बचाना। पर यहाँ पे जो प्रोटीन है वो टॉक्सिक है, तो क्या कर रहा है, सेल के फंक्शन को और सेल के साइज़ वगैरह को डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे अल्टीमेटली सेल डेथ वगैरह देखने को मिलती है। और वही एंजाइम क्या है, ब्रेक डाउन कर रहा है केमिकल बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से हमें जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है, लो बीपी, वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है। अभी टाइप, जो वेनम है, पॉइजन है, उसके टाइप क्या है। तो अगर कोई स्नेक अपना वेनम जो है ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, तो वो वेनम कैसे कैसे हो सकते हैं, मेनली 3 टाइप के ही होते हैं। या तो वेनम साइटोटॉक्सिक होगा, टॉक्सिक तो होगा ही होगा, प्रोटीन प्लस एंजाइम ये दोनों टॉक्सिक थे। तो साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक जो हार्म कर रहा है, तो वो तो या तो सेल को हार्म करेगा डायरेक्ट जो जहर होगा, या तो न्यूरोटॉक्सिक न्यूरॉन को करेगा, या वो हेमाटोटॉक्सिक ब्लड को करेगा। ठीक है, तो ये 3 मेन है। बाकी फर्दर भी होते हैं कार्डियोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है, तो जो वेनम है साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हेमाटोटॉक्सिक, ये 3 हैं। कार्डियोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक ये फर्दर हमें देखने को मिलते हैं। अभी कैसे है ये दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सिंपल आंसर है इसके। जो साइटोटॉक्सिक कैसा है, अगर जो स्नेक है उसने अपना वेनम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, प्रोटीन क्या करेगा, सेल को डिस्टर्ब करेगा, उसके फंक्शनिंग वगैरह को, अल्टीमेट सेल डेथ कराएगा। तो जो साइटोटॉक्सिक होता है वो यही करते हैं, वो क्या करते हैं, वेनम क्या करता है, जो अल्टीमेट सेल का डेथ करा देता है, वहाँ पे जो भी सेलुलर फंक्शन वगैरह थे वो नहीं हो पाते हैं। न्यूरोटॉक्सिक भी ये करता है, हेमाटोटॉक्सिक। तो हम इसे एज अ पैथोफिजियोलॉजी भी लिख सकते हैं और एज अ वो भी कर सकते हैं। तो मैंने मेनली 3 का करा है। और फिर साइटोटॉक्सिक है, मतलब साइटो मतलब सेल्स, तो उन्हीं सेल से का जो हार्ट है वो भी मिलके, जो मसल्स है वो भी मिलके, और जो नेफ्रॉन है वो भी मिलके बना है। तो ये वही है, अगर सेल में टॉक्सिसिटी देखने को जो मिल रहा है, तो बाकी ये सारे ऑर्गन सेल, ये ऑर्गन टिश्यू से बने हैं और टिश्यू सेल से मिलके बने हैं। तो साइटोटॉक्सिक वही काम कर रहा है, मतलब साइटोटॉक्सिक सेल में मेन हो रहा है। तो अब अगर वो कार्डियक के सेल में हो रहा है तो उसे कार्डियोटॉक्सिक कहेंगे, अगर वो मसल्स वगैरह में हो रहा है तो उसे मायोटॉक्सिक कहेंगे, और वो नेफ्रॉन और किडनी वगैरह में हो रहा है तो उसे नेफ्रोटॉक्सिक कहेंगे। इसलिए मैंने मेनली 3 लिए हैं, साइटोटॉक्सिक, ये न्यूरोटॉक्सिक था, और हेमाटोटॉक्सिक। तो साइटोटॉक्सिक में क्या 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 कर रहा है, कैसे सेल डेथ देखने को मिल रही है, जो सेल की फंक्शनिंग वगैरह थी, जो वेनम है वो सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, या तो पार्शियली करेगा या कम्प्लीटली करेगा। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, और नेक्रोसिस से अल्टीमेट सेल डेथ हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी, पेशेंट की। दूसरा है न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक कैसे कर रहा है ये, तो जो मेनली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में सिग्नल्स वगैरह बोलते हैं, एक टर्मिनल से एक उससे दूसरे उसमें टर्मिनल में। तो कैसे होता है, जब कैल्शियम चैनल वगैरह अंदर आते हैं, ठीक है, तो ये इनके वो करते हैं। पर जो न्यूरॉन के सिग्नल्स वगैरह होते हैं, ये जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम है वो उसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। अब जब सिग्नल ही नहीं जाएंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगा नर्व इम्पल्स का, जब ट्रांसमिशन नहीं होगा तो हमें सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब है हेमाटोटॉक्सिक, ब्लड में कैसे टॉक्सिक कर रहा है। तो होता क्या है, अगर जब वेनम जहर जो स्नेक का है वो जब पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो जो जहर है वो क्या करता है, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड में कोगुलेशन ब्लॉक कर देता है, ब्लड में कोगुलेशन नहीं हो पाता। क्योंकि जो ब्लड में कोगुलेशन कौन करवाता था, फिब्रिनोजन।
और फिब्रिनोजन क्या एक टाइप का प्रोटीन ही है। और प्रोटीन क्या था वहाँ पे वेनम में, टॉक्सिक था। तो क्या कराएगा, कोगुलेशन ही नहीं कराएगा। और ब्लड, और दूसरा काम क्या होगा ब्लड में, कि ब्लड के जो सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये उनके सेल का भी रेप्चर कराएगा। अब कोगुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड कोगुलेट जो नॉर्मली होना है, नॉर्मली जितना होता है नॉर्मल, वो नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, इससे हमें इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट में देखने को मिलता है। और इंटरनल ब्लीडिंग से हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा, सेल रैप्चर हो रहे थे। अब सेल रैप्चर होंगे तो जो आरबीसीज है वो जो हार्ट तक एडुकेट ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे हमें उसका लास्ट में हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और मेनली हार्ट फेलियर के ही वजह से पेशेंट में डेथ देखने को मिलती है। तो ये थे स्नेक वेनम। स्नेक वेनम में क्या था, वेनम क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन और एंजाइम से मिलके बना है, जो दोनों टॉक्सिक होते हैं। फिर अगर प्रोटीन टॉक्सिक है तो सेल डेथ हो रहा है, और एंजाइम टॉक्सिक है तो बीपी वगैरह कम हो रहा है। और फिर मैंने अब टाइप ऑफ वेनम बताए थे, जो मेनली 6 टाइप के थे। और 6 में से भी मेनली 3 टाइप के होते हैं। फिर उन 3 के बाद जो है हमें फर्दर 3 और देखने को भी मिलते हैं। तो मेन 3 क्या है, साइटोटॉक्सिक जो सेल में सेल डेथ करा रहा है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक सिग्नल्स पास नहीं होंगे तो उससे साइनो सिम्टम्स होंगे, इसलिए न्यूरोटॉक्सिक। और तीसरा है हेमाटोटॉक्सिक। हेमाटोटॉक्सिक में क्या, कोगुलेशन नहीं हो रहा है पहली बात, और दूसरा आरबीसीज वगैरह रैप्चर हो रहे हैं। तो कोगुलेशन नहीं होगा तो इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, और आरबीसी रैप्चर हो गए तो जो हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो वैसे पेशेंट बहुत एंजाइटी में है, ठीक है। और पेशेंट को ब्लड वगैरह नहीं मिल रहा, तो पेशेंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, प्रॉपर ब्लड के सप्लाई नहीं हो पा रही, तो मेनली जो लास्ट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, या फिर जो लास्ट स्टेज मतलब लास्ट में क्या, हार्ट एक टाइम बाद फेल हो जाता है। और मेनली जो पेशेंट की डेथ होती है कार्डियोटॉक्सिक हेमाटोटॉक्सिक वाले में, वो इसी की वजह से देखने को मिलती है, हार्ट फेलियर। अब है लोकल साइनो सिम्टम्स, कि स्नेक ने जहाँ काटा है, अगर हाथ पे काटा है पेशेंट के, या पैर पे काटा है, कहीं पे भी काटा है, वहाँ पे क्या साइनो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें। पहला है, जो फ्लैंक्स है उसके मार्क्स देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स अब जैसे यहाँ पे ये 2 हमें मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वेनेमस है कि नॉन वेनेमस, ये है वेनेमस स्नेक। तो ऐसे फ्लैंक्स के मार्क देखने को मिलता है। दूसरा है लोकल पेन देखने को मिलेगा। अब पेन क्यों देखने को मिलेगा, सबने वहाँ काटा है तो वहाँ इन्फ्लेमेशंस वगैरह होंगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होंगी। उस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। स्वेलिंग भी वही इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से। अब मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे काटा है या तो वहाँ पे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट तो हो गई, साइटोटॉक्सिक मतलब सेल डेथ वगैरह होगा। सेल डेथ की वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस हमें साइटोटॉक्सिक इफेक्ट की वजह से देखने को मिल रही है। दूसरा है ब्लीडिंग। अब क्या होता है, जब स्नेक ने वहाँ पे काट दिया, सांप ने वहाँ पे काट दिया है, तो पेशेंट में ऐसा ब्लीडिंग देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि कोगुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है पेशेंट में, ब्लड कोगुलेट हो नहीं रहा है, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। और ये ब्लीडिंग अभी तो यहाँ सिर्फ इस एरिया से होते हैं, किसी किसी स्नेक की वजह से, जैसे क्रेट वगैरह है, अब उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट के हर जगह से, बॉडी के हर पार्ट से, ऑरिफिस से थोड़े टाइम मतलब जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते रहता है, टाइम बढ़ता रहता है, हर ऑरिफिस से ब्लड आने लग जाता है, गम से और बॉडी में कहीं से भी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर रेडनेस एंड स्वेलिंग, वही इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं अराउंड द बाइट। जैसे सांपने पे काटा तो ये ऐसे ब्लिस्टर्स बन रहे हैं। ये ऐसे ब्लिस्टर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्सुडेट क्या होते हैं, जो पस वगैरह और वो जो एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल से जो फ्लूइड है वो निकल के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे ब्लिस्टर्स हमें देखने को मिलता है। वही है कॉज इनके क्या है, या तो वो कॉज हेमाटोटॉक्सिक के वजह से, या साइटोटॉक्सिक के वजह से, या न्यूरोटॉक्सिक के वजह से, या नेफ्रोटॉक्सिक के वजह से।
जो टॉक्सिसिटी जो वेनम कर रहा है उसकी वजह से ही सारे साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एनलार्ज इन लिम्फ नोड्स, एक टाइम बाद क्या होता है जो लिम्फ के नोड्स वगैरह होते हैं वो भी एनलार्ज होने लग जाते हैं। अब है जनरल साइन सिम्टम्स ऑफ द स्नेक बाइट। जो जनरल साइन सिम्टम्स मतलब सिस्टमेटिक साइन और सिम्टम्स है वो क्या है। जैसे मेनली अगर मैं CNS में बात करूँ तो अगर वो न्यूरॉन्स वगैरह को डैमेज होगा वहाँ न प्रॉपर पेशेंट सिग्नल्स नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ डिजीनेस होगा, फेंटिंग वगैरह, हेडेक वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, विज़न हमें ब्लरीनेस देखने को मिलेगा। अगर वो मायोटॉक्सिक है, मसल्स में टॉक्सिसिटी कर रहा है तो मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हमारे रेस्पिरेटरी में भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी ला रहा है। हाँ, हार्ट में अगर वो कार्डियोटॉक्सिक है तो पल्स वगैरह को बढ़ा रहा है, BP को कम कर रहा है, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा तो शॉक की कंडीशन आ रही है। अगर वो मायोटॉक्सिक है तो मसल्स में सारी टॉक्सिसिटी करेगा जैसे कि लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कन्वल्सन्स वगैरह। ठीक है, अगर उसने साइड पे वहीं पे जो वुंड की साइड है वहाँ पे कुछ करता है तो जैसे ब्लीडिंग, ठीक है, फ्लैंकेमा, डिस्कलरेशन, उसके बाद नेक्रोसिस, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सब देखने को मिलेगा। और अदर्स स्किन साइड पे हमें ब्लीडिंग, नमनेस, टिंगलिंग, तो ये सारे के सारे अलग अलग जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा था वेनम उसकी वजह से देखने को मिलती है। अभी मैनेजमेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है स्नेक बाइट में वो मैनेजमेंट ही होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो पहला है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब कि अभी मैंने अगर कहीं जंगल वगैरह में है या फिर कहीं भी मैंने पेशेंट को रोड पे ही कहीं पे भी घर पे एक पेशेंट मतलब इंसान था तो उसे अभी स्नेक ने काट दिया, हॉस्पिटल लेके जाने से पहले मैं उसका क्या मैनेजमेंट कर सकती हूँ, वो एक निमोनिक से हम याद कर सकते हैं। राइट, R से है रीअश्योर द पेशेंट, मतलब कि हमें पेशेंट को रीअश्योर करना है कि 70% ऑफ द स्नेक बाइट जो होते हैं वो नॉन वेनमस स्पीसीज़ वगैरह से होते हैं, उसमें से भी सिर्फ 50% जो वेनमस होता है, उस 50 का भी 15% जो होता है वो मेनली जो जो सीवियर जो वो कॉज करता है। ठीक है, एक्चुअली जो सीवियर कॉज करते हैं वो सिर्फ 15% होता है इस 50 का भी। तो रीअश्योर करना है पेशेंट को कि आप ऐसे मतलब बहुत ही हाइपर मत होइए, आप काम रहिए, ये जो स्नेक वगैरह हो ये जो है ये इतने वेनेमस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आई फॉर इमोबलाइज इन द सेम वे एज अ फ्रैक्चर लिम्ब, जैसे फ्रैक्चर लिम्ब इमोबलाइज होता है वैसे हमें उस हाथ या पैर या कहीं उसी साइड को इमोबलाइज करना है स्प्लिंट वगैरह से। ठीक है, ताकि कम से कम वो जो लिम्ब वगैरह है वो मूव हो और वहाँ सर्कुलेशन जो है वो इतना फास्ट ना जाए ब्लड का। यूज़ करना है हमें बैंडेज या क्लोथ, ठीक है, जो होल्ड करना है स्प्लिंट को, और ब्लॉक नहीं करना है हमें ब्लड सप्लाई या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हमें। ठीक है, डू नॉट अप्लाई कंप्रेशन टाइट, मतलब मेनली क्या है हमें टॉर्निकेट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कपड़ा बांध लिया, सुना है बहुत बार कपड़ा बांध देना है टाइट करके ताकि ब्लड जो है जो वेनेमस वाला ब्लड है वो वहीं रहे एक ही जगह पर ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है बहुत बार जैसे अब पेशेंट को हाथ पे काट दिया तो हमने ऊपर आर्म पे बांध दिया टॉर्निकेट या बहुत कपड़ा वगैरह बहुत जो टाइट करके, तो जब हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे 5, 10, 15 मिनट बाद पेशेंट को, तो हम जैसे ही वो टॉर्निकेट या वो क्लोथ खोलेंगे तो एकदम से रश ऑफ ब्लड जाएगा, पहला तो यही है। ठीक है, तो रश में जाएगा ब्लड तो उसका जो वेनम है वो फैलने के चांसेस और जो स्पीड है वो और जल्दी हो जाएगा। दूसरा, जो हमने इतनी टाइट करके जो कपड़ा बांधा है वो क्या है वहाँ पे जहाँ पे काटा है साइड पे, तो वहाँ पे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, तो सेल की डेथ और नेक्रोसिस फास्ट हो जाएगी, जिससे हम ऐसा भी हो सकता है कि हमें लिम्फ वगैरह जो है वो काटना पड़े। तो इसके दो मेन रीज़न है कि क्यों नहीं करना, टर्निकेट वगैरह क्यों नहीं बांधना। थर्ड है GH, मतलब कि गेट टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली, पेशेंट को
जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी वैद्य के पास या झाड़ फूँक वाले के पास पेशेंट को हम लेके जाए। कोई भी ट्रेडिशनल रेमेडी नहीं करनी है स्नेक बाइट के पेशेंट में। टी से टेल द डॉक्टर ऑफ एनी सिस्टमिक सिम्टम्स सच एज, मतलब कि हमें क्या करना है, डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट में कोई सिस्टमिक सिम्टम्स वगैरह तो नहीं देखने को मिल रही है, जैसे कि कोई ब्लरी विजन्स वगैरह तो नहीं देखने को मिल रही है, या फिर कोई साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है। ये था प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आर फॉर रीअश्योर द पेशेंट, आई फॉर इमोबिलाइज द पेशेंट, G and H for get to the hospital, and T for tell the doctor about the systemic changes या systemic symptoms। अब है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, सबसे मेन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है वो स्नेक एंटीवेनम होता है। तो स्नेक एंटीवेनम में क्या करते हैं, जैसे इंडिया में मेन जो 4 मोस्ट पॉइजनस स्नेक जो मैंने बताए थे, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और एक और था सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये जो 4 मोस्ट पॉइजनस स्नेक है, इनका हम क्या करते हैं, वेनम निकालते हैं। ठीक है, इनका वेनम निकाला और उस वेनम को हम डालते हैं हॉर्स या शीप के अंदर। ठीक है, और पर्टिकुलर स्नेक जो ये 4 मैंने बताए उसके अंदर डालना है। उसके बाद क्या होता है, हॉर्स या शीप के अंदर जब हमने ये जो वेनम होता है, जहर हमने डाल दिया, तो हॉर्स और शीप की बॉडी क्या करती है, उसके उस वेनम के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। तो जब वो एंटीबॉडी बना देती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी बॉडी से, हॉर्स वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से हम क्या करते हैं, ब्लड सीरम के थ्रू हम उनकी एंटीबॉडीज़ निकाल देते हैं। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये कैपेबल होती है कि अगर फर्दर कोई पेशेंट आया और हम पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम एंटीबॉडी डालते हैं और ये एंटीबॉडी क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ वेनम को। टाइप ऑफ एंटीवेनम की मैं बात करूँ तो 2 ही टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉली। मोनो से मतलब कि एक जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीवेनम है, उस स्पेसिफिक टाइप के सांप को के लिए हम देंगे। पॉली में क्या है कि सेवरल स्पीसीज वगैरह के लिए इफ़ेक्टिव है। तो जो इंडिया है मेनली, वहाँ मोनोवेलेंट हम यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया में मेनली पॉलीवेलेंट स्नेक यूज़ होता है। पहले तो ये है कि सेवरल स्पीसीज़ के लिए, दूसरा ये है कि जो मोनोवेलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है, और मतलब मोनोवेलेंट हम इतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी स्नेक वेनम यूज़ कैसे करना है, एडमिनिस्टर करना है हमें स्लोली, आईवी के थ्रू दे। ठीक है, इंजेक्शन वाले में एट द रेट ऑफ 2 ml पर मिनट, या फिर हम आईवी इन्फ्यूज़न कर दे NS के साथ डाइल्यूट करके 5 से 10 मिनट पर kg पर बॉडी वेट 1 घंटे के लिए। बाकी हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, पेशेंट एक बार हॉस्पिटल आ गया तो उसका ABG, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करना है। पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रखा है रेस्पिरेशन पेशेंट को। अगर वो मायोटॉक्सिक हुआ तो लार्ज बोर कैनुला हमें इन्फ्यूज़न करना है, एंटीवेनम अगर हम दे रहे हैं। पेन मैनेजमेंट करना, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एट द साइड पे पेन हो रहा है तो उसको मैनेज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना है बेस्ड ऑन द कॉम्प्लिकेशन, जिस हिसाब का कॉम्प्लिकेशन है। अब अलग अलग स्नेक अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, जैसे क्रेट है या रसल वाइपर है। कोई क्रेट में से कोई जो क्रेट होता है, कोई स्नेक हेमाटोटॉक्सिक होते हैं, कोई स्नेक न्यूरोटॉक्सिक है, कोई साइटोटॉक्सिक है। तो उस कॉम्प्लिकेशन, और फिर वो जो कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर रहा है या फिर ब्लर विज़न हो रहा है, CNS में कोई दिक्कत आ गई, तो उसके बेस पे हम कॉम्प्लिकेशन के बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, और हमें क्या बोलते हैं, थिकनेस एंड गैंग्रीन वगैरह चेक करना है कि कितना हो रखा है। सर्जिकल डेब्रिमेंट भी कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया कि जो साइटोटॉक्सिक है, जो सेल डेथ हो चुकी है उसकी वजह से, वो हम रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, इनरिवर्सिबल है और आगे फैल सकता है, तो हम वहाँ पे सर्जिकल
ट्रीटमेंट भी करेंगे। बाकी है मैकेनिकल वेंटिलेशन, वो मेन इसीलिए है कि एक तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, दूसरा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने के भी चांसेस इसमें होते हैं। लास्ट है डायलिसिस। अगर नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल रहा है तो लास्ट जो नेफ्रोटॉक्सिक में जो हम पेशेंट को दे सकते हैं वो होता है डायलिसिस, तो हम ये भी प्रोवाइड करेंगे। अब है हमें सांप के उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो अगर सांप को काट दिया किसी ने तो पेशेंट को बोलना है कि स्टे का। अगर उसने कोई भी रिंग्स वगैरह पहनी है तो हमें क्या करना है, उसे बोलना है कि रिमूव कर दो, क्योंकि हमें पता है कि स्वेलिंग वगैरह हो गई फिर पेशेंट को और दिक्कत कॉज होगी। तो रिंग्स है, बैंगल्स वगैरह है, वो पेशेंट को वो कर देना है रिमूव। फिर है रिपोजिशन कर देना है योरसेल्फ सो दैट द बाइट इज एट द बिलो द लो हार्ट के लेवल पे हो या फिर हार्ट से नीचे हो, ताकि हम जो वेनम है वो जल्दी ना पहुंच पाए हार्ट तक। जो स्पीड है उसे हम थोड़ा लो करें, इसलिए हम हार्ट की साइड से थोड़ा बिलो रखते हैं। जो वो हेड करना है टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल और प्रिपेयर करना है टू डिस्क्राइब द स्नेक। ठीक है, ये करना है हमें। और क्या नहीं करना है हमें, स्नेक अगर किसी को बाइट कर दिया तो पेशेंट को बोलना है आप पैनिक मत करिए, सबसे मेन। ठीक है, कट नहीं करना है वुंड को, कोई वो नहीं करना है जब तक कोई वहाँ पे कोई डॉक्टर या वो ना हो, तो खुद से वहाँ वुंड वगैरह कट नहीं करना है। ठीक है, ट्राई नॉट टू सक आउट द वेनम। खुद मतलब पेशेंट वहाँ पे किसी के स्नेक ने काट दिया और हम प्रॉपर नॉलेज ना हो कि हम वहाँ वेनम वगैरह सक कर रहे हैं, जो टीवी वगैरह में देख के बताते, तो ऐसे नहीं करना। एक पेशेंट की जान पहले ही में खतरे में है और अगर गलती से वो वेनम दूसरा जो सक कर रहा है उस पेशेंट के अंदर भी चला गया तो फर्दर दिक्कत हो सकती है। अप्लाई एन आर्टीरियल टर्निकेट या आइस। तो टर्निकेट तो इसलिए नहीं टाई करना होता है, जो मैंने पहले रीज़न बताया था, एकदम रश हो जाता है ब्लड का। ठीक है, दूसरा वन नेक्रोसिस से जल्दी हो जाता है। और आइस इसलिए नहीं देते क्योंकि आइस एब्जॉर्प्शन वगैरह बढ़ा देता है वेनम का। वॉश करना है बाइट, जो जो जहाँ पे स्नेक ने बाइट करा है वहाँ पे जो है सोप वगैरह से वॉश नहीं करना है, क्योंकि सोप क्या है फर्दर इरिटेशन वगैरह स्वेलिंग वगैरह कॉज कर सकता है। ड्रिंक एनी अल्कोहल और कैफ़ीन। तो हम पेशेंट को अल्कोहल या कैफ़ीन नहीं देनी, क्योंकि अल्कोहल कैफ़ीन भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वेनम जो है वो फास्ट कर देता है। या फिर हमें ट्राई नहीं करना है कि हम वेनम को स्नेक को कैप्चर करने की या उसके पीछे भागने की या फिर उसे किल करने की कोशिश करें, क्योंकि अब हमारा प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट। तो पहले पेशेंट को देखना। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ये उसके सांप को मारने के चक्कर में या पकड़ने के चक्कर में क्या पता दोबारा दूसरा उसी पेशेंट को दोबारा काट दे या किसी और को काट दे। तो हमें, जैसे हमने देखा किसी को सांप ने काट दिया, तो या तो हम उस पेशेंट को सांप से दूर रखेंगे, दूसरा हम सांप के पीछे या फिर सांप को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। प्रिवेंशन या फिर हेल्थ टॉक कह सकते हैं। तो वही है कि देखना है कि हम अपना हाथ पैर कहाँ रखें केयरफुली, कहीं ऐसे होल्स वगैरह में या फिर कहीं भी ऐसे जगह पे अपना हाथ या पैर वगैरह ऐसे नहीं डालना है, क्या पता वहाँ सांप हो सकता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि किसी एरिया में सांप है तो हमें वहाँ पे बैठना है या फिर लेटना नहीं है। ठीक है, अगर हम कहीं हाइकिंग वगैरह में जा रहे हैं तो हमें हाई टॉप लेदर बूट्स वगैरह पहनना है। और सबसे मेन है कि मास पब्लिक एजुकेशन देना है रिगार्डिंग टू द स्नेक बाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिथ वगैरह है स्नेक बाइट को लेके, जो है नॉलेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज है। तो इसलिए हमें मास पब्लिक एजुकेशन रिगार्डिंग द स्नेक बाइट उसके फर्स्ट एड को लेके देना है। उसके बाद हमें कैप्चर या फिर वो करने की ज़रूरत, हैंडल या रखना नहीं है हमें वेनमस स्नेक को। ठीक है, अगर कैंपिंग वगैरह में जा रहे हैं तो टेक एक्स्ट्रा केयर अराउंड द, अगर हम वैसे स्वैम्प्स वगैरह में या फिर ऐसा कोई एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी है। ठीक है, और अगर हमें स्नेक दिख गया तो हमें क्या करना है, स्लो बैक अवे करना है, उससे पीछे हट जाना, उसको टच नहीं करना है। स्नेक को कभी पेट नहीं बनाना है या फिर टच नहीं करना है स्नेक को। ठीक है, अगर कोई रबिश या फिर ये वुड के पाइल्स वगैरह घर में इकट्ठे हो रखे हैं, ठीक है, लो ब्रश वगैरह है,
तो उसे भी हमें अपने घर से रिमूव कर देना है, क्योंकि क्या पता स्नेक वहाँ अपने लिए वहाँ बैठ रखा हो, या फिर उसको ऐसा एज अ शेल्टर प्रोवाइड करती हैं ये चीज़ें। बाकी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज रख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड के रिगार्डिंग और ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग। और हमें अपने घर में जो ये रैट्स वगैरह होते हैं, इनका भी ये रखना है कि ये हमारे घर में ना रहे, क्योंकि जहाँ प्रे होगा वहाँ प्रेडेक्टर्स आएंगे, तो वो तो अपना खाना खाने आएगा ही, तो इससे भी चांसेस है कि स्नेक आ सकता है। थैंक यू सो मच। इतना ही था स्नेक के बारे में। तो हमने मेनली स्नेक का एपिडेमियोलॉजी, उसका इंट्रो, फिर हमने देखा था कि 4 मेन टाइप के स्नेक कौन से थे। फिर हमने देखा था कि 4 मेन टाइप के बाद हमने देखा था स्नेक के बारे में, और उसका फर्स्ट एड वगैरह देखा था, साइन और सिम्टम्स देखे थे, 4 मोस्ट कॉमन कौन कौन से स्नेक जो इंडिया में पाए जाते हैं। फिर उसका मैनेजमेंट देखा था, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, RIGHT। फिर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्या क्या था, एंटीवेनम वगैरह। उसके बाद हमने उसका हेल्थ एजुकेशन वगैरह देखा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।